ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट हम लोगों ने लिख ली थी, जिसमें हमने फास्ट, स्लो एंड वेरी स्लो ये रिएक्शंस लिखे थे। चलिए आज आगे बढ़ रहे हैं और जो हेडिंग हम लोगों को कवर करनी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग बना दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद में रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। देखो, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट जो है उसका अमाउंट तो लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो प्रोडक्ट है उसका जो अमाउंट है वो कंटिन्यूअसली वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो या तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कह सकते हैं कि कितने टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हो गई है, या कह सकते हैं कि कितने टाइम में प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है। इसे हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। द चेंज इन concentration of a reactant, the change in concentration of a reactant or a product of a reactant or a product in unit time, in unit time is called rate of reaction, is called rate of reaction। अगर हमारे पास में रिएक्शन है कि R gives P, रिएक्टेंट जो है वो क्या दे रहा है हमें, P प्रोडक्ट दे रहा है, तो मैं यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के दो फॉर्मूला जो है वो लिख सकता हूँ। पहले आप रिएक्शन लिख लो, R gives P, और पहला फॉर्मूला स्मॉल आर तो रेट है और कैपिटल आर जो है वो रिएक्टेंट है। स्मॉल आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, कैपिटल आर, अपॉन time taken for decrease, time taken for decrease, time taken for decrease। दूसरा फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P, इंक्रीज इन concentration of product P, of product P upon time taken for increase, upon time taken time taken for increase, time taken for increase। तो ये दो फॉर्मूला जो हैं वो हो सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के।
तो इस हिसाब से अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को समझाना हो तो ये रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग फॉर्म्स में बताई जाती है। एक को हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अरे भाई कृतिका का ऑडियो क्लियर नहीं है, बाकी लोगों का भी ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? तो कृतिका जी क्लियर है ऑडियो? आप अपना नेटवर्क इशू जो है उसको सुधारो। हाँ जी, एक लाइन छोड़ के लिखना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, जो भी टोटल डिस्टेंस कवर किया हो डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, सेम इसी तरीके से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है। जो भी टोटल कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है उसे डिवाइड कर दीजिए आप टोटल टाइम से। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला, एवरेज रेट इक्वल टू टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन total time taken for the change, upon total time taken for the change। तो अगर मैं रेट को, एवरेज रेट को रिएक्टेंट के टर्म्स में बताऊंगा तो डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल टी ये फॉर्मूला आएगा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। अब घटने का मतलब चेंज जो है वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? अगर टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो जो चेंज है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो जो चेंज है वो माइनस में आएगा। इस वजह से आर का मैंने जो फॉर्मूला लिखा है रिएक्टेंट के टर्म्स में उसके सामने मैंने माइनस साइन लगाया है। स्मॉल आर इक्वल टू माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल टी। आप लोग भी फॉर्मूला बना दीजिए। और जब मैंने इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है तो मैंने माइनस की जगह प्लस साइन का इस्तेमाल किया है। स्मॉल आर इक्वल टू प्लस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल टी। अब ये दोनों ही आर के फॉर्मूला हैं तो इसका मतलब हम इन दोनों को ही एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो आप इसके बाद में फॉर्मूला डाल देना माइनस डेल आर अपॉन टी इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन टी। दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूला हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर हम लोग यहां से इस फॉर्मूला से रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट को कैलकुलेट करें तो भाई ऊपर तो है कॉन्सेंट्रेशन और नीचे है टाइम। कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोलरिटी है, तो कॉन्सेंट्रेशन है मोलरिटी की यूनिट आती है मोल पर लीटर। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। यहाँ टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट मत कीजिएगा, यहाँ टाइम को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में टाइम मिनट में है तो मिनट में ही रहने देंगे, ईयर्स में है तो ईयर्स में ही रहने देंगे, सेकंड्स में है तो सेकंड्स में ही रहने देंगे।
तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। एवरेज रेट के बाद में दूसरी रेट है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और जब बहुत इनफाइनाइटली बहुत छोटे चेंज के लिए हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग डेल के लिए ट्राइंगल का जगह इस्तेमाल में लेते हैं स्मॉल डी, ये आपको पता होगा, स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला सेम ही रहना है, बस अंतर इतना है कि ट्राइंगल की जगह हम लोग स्मॉल डी का यूज में कर लेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट, द रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, the rate at a particular instance is called instantaneous rate of reaction. Is called instantaneous rate of reaction. जैसे एक कर्व आप देखेंगे, दो पॉइंट आपको कर्व्स में नजर आएंगे, अगर मैं उन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालता हूं, रेट को कैलकुलेट करता हूं तो ये एवरेज रेट है। पर अगर पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन rate of reaction and stoichiometry. Relation between rate of reaction and stoichiometry and stoichiometry. Stoichiometry. तो एक ब्लैक मार्कर से आपको रिएक्शन लिखी हुई दिख रही होगी, N2 + 3H2 gives 2NH3। अगर मैं यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं N2 के फॉर्म में भी कर सकता हूँ, H2 के फॉर्म में भी कर सकता हूँ, और NH3 के फॉर्म में भी मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बस अंतर इतना आएगा कि N2 और H2 के साथ मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और NH3 के साथ मुझे प्लस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, यहाँ प्रोडक्ट है। तो अगर आप यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो उसमें N2 का जब 1 मोल लिया है तो H2 जो है उसके मोल्स लिए गए हैं 3 मोल्स। तो अगर मैं N2 और H2 इन दोनों में रिलेशन पुट करना चाहूं तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि N2 का 1 मोल जो है वो H2 के 3 मोल्स के लिए काफी है, H2 के 3 मोल्स के बराबर है। तो इसका मतलब N2 की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कह सकते हैं हाइड्रोजन के मुकाबले 3 गुना है, या कह सकते हैं हाइड्रोजन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नाइट्रोजन के मुकाबले 1/3 टाइम्स है। क्योंकि हाइड्रोजन का तुम 1 मोल ले रहे हो तो नाइट्रोजन का तुम 1 मोल ले रहे हो तो तुम्हें हाइड्रोजन के 3 मोल खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नाइट्रोजन की रेट ऑफ रिएक्शन के मुकाबले 1/3 है, और नाइट्रोजन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोजन के मुकाबले कितनी टाइम्स है, वो 3 टाइम्स है। तो इस हिसाब से जब मैं इनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखता हूं तो मैं जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मुझे दिखाई देगा, जैसे N2 के साथ लिखा है 1, H2 के साथ लिखा है 3, NH3 के साथ लिखा है 2, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई होगा, या कह सकते हैं डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा। तो N2 के साथ में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1, और क्योंकि N2 रिएक्टेंट है तो यहाँ इसका फॉर्मूला बन जाएगा -1/1 डेल N2 अपॉन डेल टी इक्वल टू H2 के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो H2 के साथ 3 लिखा है तो ये बन जाएगा -1/3 डेल H2 अपॉन डेल टी इक्वल टू
प्रोडक्ट के टर्म्स में देखूं तो NH3 के साथ 2 लिखा है, तो ये बन जाएगा +1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी। इसी को मैंने नॉर्मल एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। और रिलेशन आपके सामने है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके साथ में माइनस साइन यूज हुआ है, प्रोडक्ट के साथ में प्लस साइन यूज हुआ है, और जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है आपको उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन से। तो ये रिलेशन बना लीजिए, इक्वेशन बना लो, फॉर्मूला बना लो, और एग्जांपल ये N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसका बना लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। चलिए लिख लिया है तो क्वेश्चन लिखिए। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन है x प्लस वाई गिव्स 2z, x प्लस वाई गिव्स 2z, the rate of disappearance of x, the rate of disappearance of x is found to be, is found to be 10 raised to the power minus 3, 10 raised to the power minus 3 mole inverse, सॉरी मोल इनवर्स नहीं है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फाइंड, जो पहली चीज पता करनी है वो है रेट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y, और दूसरी चीज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z। बताइए, पता लगा करके आंसर। आपको x के डिसअपियर होने की रेट बता दी गई है, फिर आपसे y जो है उसके डिसअपियरेंस की रेट पूछी गई है, और फिर z जो है उसके अपीयरेंस की रेट पूछी गई है। y की क्या आएगी, अरे भाई जो इक्वेशन तुम्हें दे रखी है
उसमें अगर तुम रेट का फॉर्मूला बनाओगे तो माइनस डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल टू +1/2 डेल जेड अपॉन डेल टी ये आएगा। तो यहां तुम देख रहे हो जो x की जो रेट है वो y की रेट के बराबर है। भाई दोनों में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 और 1 है ना, तो जो तुम्हारी x की रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखी है वो ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस आएगी तुम्हारी y की। तो y का आंसर 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और जब तुम इसे z के लिए कैलकुलेट करोगे तो तुम देखोगे कि जो रेट है x की वो इक्वल आएगी हाफ रेट ऑफ z। तो भाई रेट ऑफ z की इतनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी किसकी, रेट ऑफ x के। तो रेट ऑफ x की डबल होने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्री अभी तो आपको समझाई कि जब आप इसको पुट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो z है उसकी रेट x या y के कंपैरिजन में डबल होगी, इसलिए तो हमने मल्टीप्लाई किया उसको 1/2 से। तो आपका z के लिए आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एक और क्वेश्चन लिखो। फॉर अ रिएक्शन लिखो a + 2b gives 3c। a + 2b gives 3c। The rate of formation of C, capital C. The rate of formation of C is 10⁻², 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। Full stop. Calculate the rate at which A and B, capital A and capital B are consumed। तो आपको C का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है और आपसे रेट ऑफ कंजम्पशन पूछा है A और B का। करो सॉल्व और आंसर कमेंट करो। सबसे पहले A के लिए कमेंट करो। थ्री इंटू 10⁻²। नहीं अभिषेक से नहीं, गलत चले गए बेटा, गलत ट्रैक पे चले गए। 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3। ललित का आंसर सही है, या फिर लीना जो कमेंट कर रही है 0.3 इंटू 10⁻²। ललित 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 नहीं आएगा, 10⁻² डिवाइडेड बाय 3 आएगा। भाई जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है वो इक्वल है किसके, 1/3 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी आपको पता है, तो ए की कितनी आएगी, इसका 1/3 मतलब 10⁻² डिवाइडेड बाय 3।
फिर बी के लिए बताओ। बी के लिए इस बार आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², मतलब 0.66 इंटू 10⁻²। ठीक है, हेडिंग बना दीजिए, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने रेट लॉ पढ़ा था, जिसकी हेल्प से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया था रेट लॉ की हेल्प से। तो रेट लॉ कहता है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पर नहीं। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, mass action at a constant temperature, at a constant temperature, the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction, rate of a chemical reaction is directly proportional to the directly proportional to the molar concentration, molar concentration of reactant, of reactants with their numerical coefficients, with their numerical coefficients, with their numerical coefficients as their power, as their power। तो अगर मेरे पास में इक्वेशन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में रखा जाएगा। इसी तरीके से बी भी एक रिएक्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जिसकी पावर होगी स्मॉल बी। तो दोनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। और जैसा हम लोगों को पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वल रखा जाता है तो राइट साइड में जो इक्वेशन है उसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ हमने कांस्टेंट रखा है के, और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। तो पूरा डेरिवेशन कर दो, के को मार्क कर देना रेट कांस्टेंट।
के को मार्क कर दो रेट कांस्टेंट। अगर हमें रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन देनी हो तो देखो, अगर सारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए, मतलब 1 हो जाए, तो उस कंडीशन में जो रेट कांस्टेंट है के, वो रेट ऑफ रिएक्शन आर के ही इक्वल आएगा। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन rate constant is the rate of reaction when the concentration of each reactant is unity. When the concentration of each reactant is unity, is unity is unity। तो जो A है और B है, स्मॉल a और स्मॉल b की बात कर रहा हूं मैं, पावर्स की, इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आती है, पावर्स को जोड़ने पर जो वैल्यू आती है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मैं कहता हूं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब है ए और बी को जोड़ने पर आंसर आएगा 1। कहता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब ए और बी को जोड़ने पर आंसर 0 आएगा। और कहता हूं मैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका मतलब यह है कि ए और बी को जोड़ने पर आंसर क्या आएगा, 2। तो जो के है रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट अगर हम लोगों को निकालनी हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उसके हिसाब से ही हम लोग क्या निकाल पाएंगे, यूनिट जो है वो निकाल पाएंगे। तो अभी इसको लिख दो, ए प्लस बी इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अभी आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है स्मॉल आर इक्वल टू के, और जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर है 1। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है। अब आपको यहां इस फॉर्मूला से के की यूनिट को कैलकुलेट करना है। आर रेट की तो यूनिट हमें पता ही है, कीजिए कैलकुलेट और बताओ क्या आंसर आएगा। जो स्मॉल आर है उसकी यूनिट तो हमारे पास में आई थी क्या, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। के की यूनिट आपको पता करनी है, तो यहाँ जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर है 1। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मोल लीटर इनवर्स, जिसकी पावर 1 है, मतलब मोल
की पावर 1 और लीटर इनवर्स मतलब कि लीटर -1 ही हो गया। अब आप उसे दूसरी तरफ ले जाइए, के को एक तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा मोल, लीटर इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा लीटर इनवर्स, और जो बचेगा वो होगा आपका सिर्फ टाइम इनवर्स। मैंने पहले ही कहा है टाइम को यहाँ सेकंड में नहीं रखना है, टाइम इनवर्स ही रखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट आएगी टाइम इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए निकालो। फर्स्ट ऑर्डर के बाद जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कीजिए। जीरो ऑर्डर का मतलब अब ये है, जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन लिखी थी, आर की कैपिटल आर की पावर 1, जीरो ऑर्डर का मतलब है कि वो पावर हो जाएगी आपकी जीरो। अब अगर पावर जीरो हो जाएगी तो ये पूरा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो उस केस में के की जो यूनिट है वो रेट की यूनिट के इक्वल आएगी, और रेट की यूनिट क्या थी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए निकालिए। सेकंड ऑर्डर का मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इसकी पावर लग जाएगी 2। यूनिट आएगी मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। हाँ जी, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप लोगों को क्या लगता है जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है तुम जितना ज्यादा रिएक्टेंट डालोगे रेट उतनी ही ज्यादा होगी, स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है तुम जितना ज्यादा रिएक्टेंट डालोगे रेट उतनी ही कम होगी। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या इनवर्सली?
मीना का ही जवाब आया है और किसी का नहीं आया अब तक। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा है, वो कह रहा है सीधा सीधा कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो तुमने लिखा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसमें लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of a reaction is directly proportional, rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactant, directly proportional to the concentration of reactant। हाँ जी, दूसरा फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर रिएक्टेंट्स की बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगी तो रिएक्टेंट बॉन्ड्स को तोड़ करके किसी दूसरे के साथ बड़ी इजीली या बड़ी जल्दी से जुड़ जाएगा, मतलब जल्दी प्रोडक्ट बना लेगा। तो इस केस में फास्ट होगी, और अगर बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हुई तो आपका ये बहुत धीमे स्लोली स्लोली प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब रेट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। लिखिएगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, during the course of reaction comma bonds in reactants undergo cleavage and new bonds are formed in products, and new bonds are formed in products, full stop। Thus the rate depends upon stability of reactant and product। एग्जाम्पल के लिए दो रिएक्शंस लिखिए। पहली रिएक्शन है 2NO plus O2, 2NO plus O2 gives 2NO2, इस रिएक्शन के आगे ब्रैकेट में लिख लो फास्ट, और दूसरी रिएक्शन लिखो 2CO plus O2, 2CO plus O2 gives 2CO2, और इस रिएक्शन के आगे ब्रैकेट में लिख लो स्लो। अगला जो फैक्टर है आपका वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब आप टेम्परेचर को लगभग 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ट्वाइस, दुगनी या थ्राइस या 3 गुना ज्यादा हो जाती है।
तो लिखिएगा, with the increase in temperature, with the increase in temperature, increase in temperature, the rate of most of the reactions, the rate of most of the reactions increases. Full stop. The rate of a reaction increases. The rate of a reaction increases twice or thrice, twice or thrice with 10 degree, with 10 degree rise in temperature, 10 degree rise in temperature, rise in temperature. ये आगे जाकर के अपने पास फिर से आएगा। अगला जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है। चेंज का मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, बिना खुद के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई परमानेंट चेंज लाए। मतलब जैसा तुम डालोगे इनिशियल स्टार्टिंग में, रिएक्शन एंड होते होते तुम्हें वो कैटलिस्ट बिल्कुल वैसा मिल जाएगा जैसा स्टार्टिंग में तुमने डाला था। तो जो कैटलिस्ट होता है ये जनरली, क्योंकि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को ही बढ़ाने का काम करता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है ये हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग लिखिएगा, द सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द सब्सटेंस which alter the rate of reaction without undergoing any permanent change in itself, without undergoing any permanent change in itself, तो खुद में कोई परमानेंट चेंज नहीं लाता, उसे हम लोग इज कॉल्ड कैटलिस्ट, उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। लिखिएगा, जनरली catalyst increases the rate of reaction, generally catalyst increases the rate of reaction by decreasing the value of activation energy, by decreasing the value of activation energy, decreasing the value of activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को घटा करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसे डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब ये कोलिजन थ्योरी में हमारे पास आएगी। नेक्स्ट अगला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। क्या लगता है किसी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सरफेस एरिया जो है किसी रिएक्टेंट का वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल?
डायरेक्टली। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, रिएक्टेंट्स आपस में उतने ही ज्यादा कांटेक्ट में आ पाएंगे और बॉन्ड्स का बनना जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। तो इसमें आप लोग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो। लास्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस हाई एनर्जी वाली लाइट को बोलते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी लाइट लेकर के आएगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिएक्टेंट को मिलेगी और रिएक्टेंट उतना ही ज्यादा रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब कि रेडिएशन की प्रेजेंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। सम रिएक्शंस आर स्लो इन एब्सेंस ऑफ रेडिएशन। लिखिएगा, सम रिएक्शंस आर स्लो इन एब्सेंस ऑफ रेडिएशन but their rate can be increased but their rate can be increased by providing a suitable radiation। एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्शन लिख लो, H2 plus Cl2 gives 2HCl। H2 plus Cl2 gives 2HCl और एरो के ऊपर H न्यू या फिर लाइट आप लोग लिख लीजिएगा। ये प्लैंक्स इक्वेशन में हमने 11th क्लास में देखी है। तो इसके आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी करेंगे और शायद इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में।